कैसे हैं बच्चों आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सभी लोग हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न को हल कर रहे हैं और आज तीसरा पीडीएफ हम सभी लोग हल करने वाले हैं और आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न को आपके सामने सॉल्व कराया जा रहा है। तो इसलिए आप सभी लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चों हाई स्कूल की बात किया जाए तो 20 नंबर आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे और आप सभी लोग को बहुत ही ध्यान से करना है। और जो प्रश्न आपको नहीं इसमें सॉल्व हो पा रहा है उसको आप अपनी कॉपी में लिखिए और उसका उत्तर भी नोट करिए, ताकि आप उसको जब भी पढ़ें एक बार रिवाइज कर सकें। तो चलिए आज का जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, आप सभी लोग देख पा रहे होंगे। तो जो पहला प्रश्न है वो है, ब्राह्मण नामक पत्रिका, जो ब्राह्मण नामक पत्रिका किस युग में संपादित हुई है, यानी ब्राह्मण नाम की जो पत्रिका है ये किस युग की है। तो आप सभी को पता है ब्राह्मण जो पत्रिका है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई थी, संपादित की गई थी और ये भारतेंदु युग की पत्रिका है। दूसरा ऑप्शन है, सरस्वती नामक पत्रिका किस युग में संपादित हुई। तो सरस्वती पत्रिका 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संपादित किया था और ये द्विवेदी युग की पत्रिका है। चलिए तीसरा प्रश्न पे चलते हैं हम सभी लोग। हंस नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था। तो हंस नामक जो पत्रिका का संपादन किए थे वो किए थे मुंशी प्रेमचंद्र, इसलिए ऑप्शन नंबर लास्ट वाला सही हो जाएगा। आदिकाल को वीरगाथा काल का नाम किसने दिया था। तो आप सभी लोग बताएंगे आदिकाल को वीरगाथा काल का नाम किसने दिया था। तो आदिकाल को वीरगाथा काल का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर लास्ट वाला आपका सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न हम सभी लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का नहीं है। तो श्री रामचरितमानस है, पद्मावत है, दोहावली है, कफन है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो कफन है कफन ये आदिकाल की रचना है और एक कहानी है मुंशी प्रेमचंद्र की। तो इसलिए तीनों जो श्री रामचरितमानस, पद्मावत और दोहावली, ये तीनों चीज़ें भक्ति काल में लिखा गया था, लेकिन जो कफन है ये कफन आधुनिक काल का है, इसलिए आपका लास्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। छठवें प्रश्न पे आप सभी लोग आएँ और देखें, परमाल रासों के रचयिता कौन हैं। तो आप सभी को पता है ये आदिकाल का ग्रंथ है और परमाल रासों जो ग्रंथ लिखे थे, जिन्होंने लिखा था जगनीक, यानी इसके राइटर जगनीक हैं जिन्होंने इस रचना को लिखा हुआ है। चलिए बच्चों आगे प्रश्न पे हम सभी लोग चलते हैं और ध्यान से देखेंगे, निम्न में से कौन सा लेखक आधुनिक काल का नहीं है। सातवां प्रश्न है, पहला ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है मुंशी प्रेमचंद्र और चौथा है तुलसीदास। तो आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे, हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, ये तीनों लोग आधुनिक काल के लेखक हैं, जबकि जो तुलसीदास जी हैं ये भक्ति काल के लेखक हैं, इसलिए तुलसीदास ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला आप सभी लोग देखेंगे, आठवां प्रश्न, द्वापर रचना है। तो द्वापर बहुत ज़्यादा बोर्ड में पूछी जाती है ये क्वेश्चन, इसलिए द्वापर जो रचना है वो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। नवां प्रश्न आप सभी लोग देखेंगे, प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता हैं। तो प्रिय प्रवास एक महाकाव्य है और इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए हम सभी लोग 10वां प्रश्न पे चलते हैं और 10वां जो प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सा कवि को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। तो कौन से ऐसे राइटर हैं जिनको ये साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। और महादेवी वर्मा, ये महादेवी वर्मा हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, बाकी तीनों लोग को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। 11वां प्रश्न है, द्विवेदी युग की कृति है। तो कौन सी ऐसी रचना है जो द्विवेदी युग में लिखी गई है। तो आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे, द्विवेदी युग की जो रचना है वो है द्वापर। तो ये द्वापर जो रचना है ये द्विवेदी युग में लिखी गई रचना है। 12वां प्रश्न देखेंगे, द्विवेदी युग का महाकाव्य नहीं है। तो द्विवेदी युग का जो महाकाव्य है, प्रिय प्रवास भी है, साकेत भी है और द्वापर एक रचना भी है, लेकिन कामायनी आप देखेंगे, ये कामायनी जो महाकाव्य है ये छायावाद युग का महाकाव्य है। चलिए 13वां प्रश्न पे हम सभी लोग चलते हैं और 13वां प्रश्न है, हरिऔध का जन्म स्थान है। तो आप सभी को पता है हरिऔध का जो जन्म हुआ था वो निजामाबाद ज़िले के में हुआ था। कहाँ पर? निजामाबाद। चलिए 14वां प्रश्न देखेंगे,
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध किस युग के कवि हैं? तो भारत अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जो हैं ये द्विवेदी युग के कवि हैं। बहुत ही ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग। 15वां प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। चलिए बच्चों, आप सभी लोग पहले बता दीजिए करिए, तभी मैं लास्ट में आपको आंसर बताता हूँ। तो मैथिली शरण गुप्त की जो रचना है वो इनका एक महाकाव्य है, जिस महाकाव्य का नाम है साकेत। बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है। 16 नंबर का प्रश्न है, द्विवेदी युग की रचना नहीं है, यानी 3 रचना इसमें से द्विवेदी युग में लिखी गई थी, एक कोई रचना द्विवेदी युग की नहीं है। तो जो आंसू है ये आंसू जयशंकर प्रसाद का रचना है, और 3 रचनाएं प्रिय प्रवास, भारत भारती, साकेत, ये तीनों रचनाएं द्विवेदी युग की हैं, जबकि आंसू छायावाद युग का है, इसलिए आंसू ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है 17 नंबर प्रश्न, परशुराम की प्रतीक्षा किस युग की कृति है? सॉरी, किसने यानी किस कवि ने लिखा हुआ है? तो रामधारी सिंह दिनकर, ये प्रगतिवादी युग के कवि भी रहे हैं, और रामधारी सिंह दिनकर की ये रचना है। बहुत ज़्यादा कक्षा 10 बोर्ड में ये पूछा जाता है। अगला 18 नंबर प्रश्न देखेंगे, किस कवि पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर मिला? यानी कौन सी रचना थी जिस पर पंत को यानी सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो वो रचना थी इनकी चिदंबरा, इसी पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न, सुमित्रानंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो इन्हीं की रचना एक कला और बूढ़ा चांद थी, जिस पर इनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला था। तो हम सभी लोग 19 प्रश्न को हल कर लिए। अगले पीडीएफ पर हम सभी लोग चलते हैं 20वां प्रश्न पर। देखेंगे बच्चों, 20वां प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की रचना है लहर, अनामिका, साकेत, युगवाणी, तो कौन सा है बच्चों? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आंसू, लहर, झरना, ये सब जयशंकर प्रसाद की रचना है, तो लहर ऑप्शन सही हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, प्रकृत का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो सुमित्रानंदन पंत को प्रकृत का सुकुमार कवि कहा जाता है। 22वां प्रश्न है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, जो खड़ी बोली में सबसे पहला महाकाव्य लिखा गया था वो था बच्चों प्रिय प्रवास। कौन था? प्रिय प्रवास था। अगला है 23वां प्रश्न, यामा किसकी रचना है? तो यामा एक महाकाव्य है जो कि महादेवी वर्मा ने लिखा हुआ है। अगला देखेंगे बच्चों, भक्ति काल की रचना है, क्या पृथ्वीराज रासो है, पार्वती मंगल है, साकेत है, कामायनी है? तो पार्वती मंगल जो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, और ये भक्ति काल की रचना है। अगला देखेंगे, भारतेंदु युग की रचना है, प्रेम माधुरी, कामायनी, निरुपमा, युगवाणी, तो भारतेंदु युग की भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई प्रेम माधुरी ये रचना है, जो कि भारतेंदु युग की रचना है। अगला देखेंगे 26वां प्रश्न, भक्ति काल की कृति है, कौन सी है जो भक्ति काल में लिखा गया था? तो वो है पार्वती मंगल। अभी इससे क्वेश्चन पूछा गया था, तो पार्वती मंगल है जो भक्ति काल में लिखा गया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं? यानी 3 ऐसे राइटर हैं जो कृष्ण भक्ति धारा के थे, और एक राइटर हैं जो कृष्ण भक्ति धारा के कवि नहीं थे। तो मीराबाई भी थी, सूरदास भी थे, और रसखान भी थे, लेकिन दास एक करके आए हैं, तो ये दास कोई राइटर नहीं है, और ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला है बच्चों, प्रेम मार्गी शाखा से संबंधित कवि हैं, कौन से ऐसे राइटर हैं जो प्रेम मार्गी शाखा से संबंधित कवि हैं? तो कौन से ऐसे राइटर हैं जो प्रेम मार्गी संबंधित थे? तो जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, आप इनका एक महाकाव्य का भी नाम सुने होंगे, पद्मावत, और ये पेपर में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगला देखेंगे 29वां प्रश्न, आदिकाल का ग्रंथ नहीं है, पद्मावत, परमाल रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आदिकाल में रासो ग्रंथ की रचनाएं हुई हैं, तो ये तीनों रासो ग्रंथ आदिकाल में लिखा गया है, जबकि पूछ रहा है नहीं है, तो ये जो पद्मावत है ये भक्ति काल का महाकाव्य है, जो कि आदिकाल में नहीं लिखा गया बल्कि भक्ति काल में लिखा गया। अगला देखेंगे बच्चों, अगला है आप सभी के सामने, त्यागपति खंडकाव्य किस सर्ग में हर्षवर्धन के भाई वैराग्य धारण कर लेते हैं? तो क्लास 12 के यानी कक्षा 12 के जो बच्चे होंगे, अगर त्यागपति खंडकाव्य पढ़े होंगे, तब आपको मालूम होगा कि ये द्वितीय सर्ग में बताया गया है। किस सर्ग में? द्वितीय सर्ग में बताया गया है। चलिए 31वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैंने आपको प्रणाम किया था,
क्या ये शुद्ध है? मैंने आपको प्रणाम किया था। बी वाला देखिए, क्योंकि हम चारों देखेंगे तभी समझ में आएगा। मैं आपको प्रणाम किया था, तो पहला चीज़ मैं आ गया, इसलिए अशुद्ध हो गया, क्योंकि मैं जहाँ लगता है खुद के लिए वो अहंकार की तरह शब्द होता है, तो इसलिए ये नहीं होगा। इसमें दो ऑप्शन और है, मैंने आपको प्रणाम किया था, मैंने आपको परिणाम, देखो ये परिणाम आ गया, तो ये भी पूरी तरह से गलत हो गया। अगला है डी वाला, मैंने आपसे प्रणाम किया था, तो मैंने आपसे नहीं होता है, ये आपको होता है, तो इसलिए ये दोनों इधर के गलत हो गए। और उधर जो ऑप्शन था, ध्यान से देखिए, मैंने आपको प्रणाम किया था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है पूरी तरह से राइट है। अगले प्रश्न पे हम सभी लोग चलते हैं बच्चों, और वो प्रश्न है 32वां प्रश्न, तालाब की पर्यायवाची है, यानी तालाब का कौन सा ऐसा शब्द है जो तालाब का दूसरा नाम है, यानी उसकी पर्यायवाची, जिसे आप बोलते हैं अनेकार्थी शब्द। तो देखेंगे पद्माकर, पद्माकर तालाब की एक पर्यायवाची है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची है, तो नभ, गगन, अंबर, व्योम, आप सभी जानते हैं आकाश की पर्यायवाची है, तो इसलिए व्योम आकाश की पर्यायवाची हो जाएगी, और बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है पेपर में। 34वां प्रश्न है बच्चों, इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इंद्र का जो पर्यायवाची है बच्चों, ध्यान से देखेंगे, माधवा करके एक शब्द होता है जो इंद्र की पर्यायवाची में क्या किया जाता है, लिखा जाता है। अगला 35वां देखेंगे, वह स्त्री जिसे हाल में बच्चा हुआ है, तो इसलिए माँ नहीं होगा, जननी नहीं होगी, इसलिए आपका जच्चा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जच्चा। वाक्यांशों के लिए एक शब्द बच्चों होता आसान है, लेकिन कहीं कहीं बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तो ध्यान से देखेंगे, वह स्त्री जिसे हाल ही में बच्चा हुआ है उसे हम जच्चा कहेंगे। क्या कहेंगे? जच्चा कहेंगे। अगला देखेंगे, कम बोलने वाला के लिए एक शब्द होगा, तो वो जो कम बोलता है उसे बोलेंगे मितभाषी। क्या बोलेंगे? मितभाषी। ध्यान से देखेंगे, ये ऐसे प्रश्न बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। 37वां प्रश्न मुहावरा है, अकिल की दुम मुहावरे का उचित अर्थ है, तो इसका मतलब है बहुत होशियार समझना। क्या कहते हैं? बहुत होशियार, कहते हैं तुम अकल की दुम बने बैठे हो, यानी उसे कहते हैं बहुत ज़्यादा होशियार बनना, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 38वां प्रश्न देखेंगे, कलेजा मुंह को आना, इस मुहावरे का सही अर्थ है, तो इसका मतलब होता है कोई चीज़ आप डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, तो उससे होता है घबराना, घबराहट नहीं होगी, घबराना होता है, डरना जिसे बोलते हैं, तो कलेजा मुंह को आना यानी घबराना। अगला देखेंगे बच्चों, 39वां प्रश्न है, घर की मुर्गी दाल बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ है, तो देखेंगे, यानी घर की मुर्गी, कहते नहीं है, मैं घर में उसी घर में रहता हूँ और मेरा छोटा भाई है, मेरी बात नहीं मानता है, मैं पढ़ाता हूँ तो ध्यान नहीं देता है, तो लोग कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर है, वही हाल है। तो कहने का अर्थ अपने व्यक्ति को कम महत्व देना। क्या करना? कम महत्व देना, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से देखेंगे। अगला देखेंगे आप सभी लोग, अगला है 40वां प्रश्न, हे भगवान मेरी मनोकामना भी पूर्ण कीजिए। कारक के भेद है, कौन सा कारक है? हे भगवान, तो देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अधिकरण में पर संबोधन हे अरे, तो देखिए हे या फिर अरे लग जाए, जहाँ भी दो शब्द लग जाए आपको किसी भी वाक्य में, हे और अरे, वहाँ पर बच्चों संबोधन होता है। क्या होता है? संबोधन होता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखेंगे 41वां प्रश्न पे, वाणी ने खाना बनाया, वाक्य में कौन सा कारक है? देखिए, किसने बनाया? वाणी ने बनाया। किसने बनाया? वाणी ने, तो कर्ता ने, किसकी बात किसने किया? कर्ता ने किया, सब्जेक्ट जिसे आप बोलते हैं, तो यानी कर्ता कारक हो जाएगा। कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक हो जाएगा। चलिए बच्चों, तो हम अगला प्रश्न पे चलते हैं, और आगे का प्रश्न 42वां प्रश्न है बच्चों आप सभी के सामने, द्रव द्रव्य का सही अर्थ है। बहुत ही ध्यान से करेंगे। द्रव आप सभी लोग रसायन विज्ञान में पढ़ते होंगे, पदार्थ होता है, जितने भी पदार्थ होते हैं। द्रव्य, हमारे जीवन में जितने भी पदार्थों को हम देखते हैं वो सब द्रव्य हैं, और द्रव्य के अंदर ठोस द्रव गैस आता है। तो द्रव जो होता है वो तरल पदार्थ होता है, और द्रव्य जो होता है उसे हम धन भी बोलते हैं, तो इसलिए तरल पदार्थ और धन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्लियर हो गया? चलिए बच्चों आगे चलते हैं। निर्वाण, निर्माण का सही अर्थ है।
जब किसी का मृत्यु हो जाता है तो उसका निर्माण किया जाता है, जिसे जैसे गौतम बुद्ध ने जब मृत्यु उनको प्राप्त हुई तो उनका महापरिनिर्वाण कहा गया। तो यानी मृत्यु और निर्माण का अर्थ होता है किसी चीज़ को बनाना, बनावट। तो मृत्यु और बनावट इसका सही अर्थ हो जाएगा। तो चलिए 44वां प्रश्न है, कुल कूल का सही अर्थ है। देखिए कुल है तो कहते नहीं आप किस कुल में पैदा हुए हो, तो कुल का मतलब होता है वंश, और कूल, कूल माने होता है नदी का किनारा, तो इसलिए वंश और किनारा हो जाएगा। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 45वां प्रश्न है, कौन सी रचना वासुदेव शरण अग्रवाल की नहीं है। ध्यान से देखेंगे, संस्कृत के 4 अध्याय, जैसा कि आप सभी जानते हैं रामधारी सिंह दिनकर की ये रचना है, तो वैसे ही ये नहीं होगा, क्योंकि पृथ्वीपुत्र, कल्पना, कल्पवृक्ष का और संस्कृत, ये सभी रचनाएं वासुदेव शरण अग्रवाल की हैं, जबकि संस्कृत के 4 अध्याय ये इनकी नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों। अब देखेंगे कूट के प्रश्न हैं, बहुत ही गौर से ध्यान से देखेंगे। 46वां प्रश्न है, निम्न में से महाकाव्य है। ऐसे जब भी प्रश्न आए बच्चों तो पहले आप इसका देखिए, ए से लेकर एफ तक दिया गया है, कौन सा है जो महाकाव्य है। चलिए मैं टिक कर दूंगा। पहला साकेत, ये भी बच्चों महाकाव्य है, मैं टिक कर दिया। आंसू, ये महाकाव्य नहीं है, मैं इसको छोड़ देता हूँ। कामायनी एक महाकाव्य है, इसको भी हम टिक कर दे रहे हैं। लहर, ये महाकाव्य नहीं है। कफन, ये भी महाकाव्य नहीं है। और रामचंद्रिका, ये भी महाकाव्य नहीं है। तो ध्यान से देखिए, हमने टिक कर दिया है ए और सी को। तो ए और सी देखिए किस ऑप्शन में है, नीचे देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो किस में है बच्चों, तो ये चौथा ऑप्शन में है, तो इसलिए चौथा नंबर, ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग कूट के प्रश्न को हल कर लेंगे। अब देखिए 47वां प्रश्न है, निम्न में से गुण संधि है। तो पहले आपको ये ढूंढना है गुण संधि किस में है। तो मैं आपको बताया था जहाँ भी ए औ और ऊपर अर आ जाए वहाँ पे आप समझना गुण संधि है। और यदि अगर आप इसका रूल पढ़ना चाहें तो पहला रूल होता है, छोटा बड़ा जब किसके साथ क्रिया करता है, छोटा बड़ा जब छोटी बड़ी के साथ मिलता है तो ए बनता है। छोटा बड़ा जब छोटा वो बड़ों के साथ मिलता है तो ओ बनता है। छोटा बड़ा जब ऋषि के साथ मिलता है तो अर बनता है। तो तीनों रूल जहाँ मिल जाए गुण संधि होगा। तो ध्यान से देखिए, देवेंद्र में गुण संधि है, ग्रीस में नहीं है, ग्रीस में दीर्घ संधि है। उमेश में गुण संधि है और परोपकार में गुण संधि है, जबकि अन्वेषण में यण संधि है। तो इसलिए 3 में ही गुण संधि है। देखिए किस ऑप्शन में है, ए सी डी किस में है, तो ए सी डी चौथे ऑप्शन में, इसलिए आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर हो पाया बच्चों। अब ध्यान से देखिए 48वां प्रश्न, निम्न में से अयाद संधि है। तो एक है न्यून, तो आपको पता है न्यून यण संधि है। प्रत्येक, प्रत्येक जो है ये भी आपकी यण संधि है। इत्यादि, ये भी आपकी यण संधि है। जबकि धावक और नायक, आव आया है और आया है, तो इसलिए डी और ई में कौन सी संधि है, इसमें बच्चों आपका अयाद संधि है दोनों में। जबकि सदैव में वृद्ध संधि है। तो ध्यान से देखेंगे दो में ही अयाद संधि है, ई और डी में। तो ध्यान से देखिए ई और डी एक ही ऑप्शन में है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 49वां प्रश्न देखेंगे बच्चों, निम्न में से सूर्य की पर्यायवाची है। मतलब जो सूर्य की पर्यायवाची उन्हीं को अलग करना है। तो सूर्य की पर्यायवाची बच्चों होता है अर्क होता है, चंद्र होता है, अग्नि होता है, 3 होते हैं, जबकि नक्षत्र, आग, कलंक नहीं होता है। तो इसलिए बी सी डी किस में है, तो ध्यान से देखेंगे बी सी डी किसी ऑप्शन में है। तो बी सी, चंद्र नहीं होगा, सॉरी बच्चों, चंद्र होगा ही नहीं, क्योंकि चंद्र सूर्य की पर्यायवाची नहीं होती है। तो अग्नि होता है, बी हो जाएगा। सी अर्क होता है और ई आग हो जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे 3 ऑप्शन किस में हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 यानी चौथे में ये 3 ऑप्शन है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर चौथा आपका सही हो जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग, 50वां प्रश्न है, निम्न में से अर्ध मात्रिक यानी अर्धसम मात्रिक छंद है। लिख नहीं पाए हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, अर्धसम होता है। तो अर्धसम मात्रिक छंद है, तो पहला आप सम मात्रिक छंद बताइए कौन कौन सा होता है। तो सम मात्रिक छंद जैसा कि आप जानते हैं रोला होता है, और रोला होता है, चौपाई होता है। जबकि अर्धसम मात्रिक दोहा होता है, सोरठा होता है, और यही 2 छंद आपके अर्धसम मात्रिक होते हैं। जबकि कुंडलियाँ विषम मात्रिक छंद है। तो बी और सी आपके चौथे ऑप्शन में दिया गया है, और ये चौथा ऑप्शन आपका बच्चों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि जो ऑप्शन आपको कराया गया है ये ऑप्शन आपको समझ में आया होगा सभी लोगों को। तो इसलिए आप सभी लोगों को जितनी भी चीज़ें कराया गया है उसको एक बार फिर से ध्यानपूर्वक आप सभी लोग पढ़ेंगे। बाकी मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। परीक्षा भी नज़दीक आ रहा है, आप सभी लोग अच्छे से तैयारी करिए।
ताकि कोई भी क्वेश्चन का उत्तर आप छोड़ कर ना आएँ, अच्छे से उसका उत्तर करके आएँ और सही उत्तर करके आएँ। तो इसलिए क्लास 9th 10th 11th 12th जितने भी बच्चे देख रहे हैं इसको बहुत ध्यानपूर्वक देखिए, और 8 के भी जो भी स्टूडेंट देख रहे हों वो भी ध्यान से देखिए, क्योंकि अब जस्ट ही 2 महीने बाद आप 9th क्लास में जाएंगे तो आपको पढ़ना ज़रूरी है। तो इसलिए आप ध्यानपूर्वक पढ़िए। बाकी जो भी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको ये चीज़ें अच्छी लगी हों तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये चीज़ें पहुँचे। इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर भी करें। बाकी मेरी शुभकामनाएँ आप सभी के साथ हैं। वेरी वेरी थैंक यू।